होते हैं। Okay. तो जैसे कि लेट्स से कि मीनोपॉज के बाद विद इन 5 इयर्स उनकी हड्डियों का जो बोन का मैस होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो 50% से भी ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसी स्टेज पे ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, मादनियात जितने भी आपको चाहिए, इनकी जो है कमी ना होने दें, इनके सप्लीमेंट्स आप लें, एक्टिव रहें और किसी भी फॉल से, फ्रैक्चर से अपने आप को बचा के रखें। Okay. असल में उसी फॉल और फ्रैक्चर से बचने के लिए हम ये सोचते हैं कि नहीं जी बस अब एक कोने में बैठ जाए, तो कोने में नहीं बैठना, लेकिन अपने आप को गिरने से बचाना है, खासतौर पर बुजुर्ग खवातीन को और हजरात को भी। अब जरा हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने बिल्कुल आसानी से कह दिया कैल्शियम और विटामिन डी हमारा नेचुरल सोर्स डाइट के अंदर क्या हो सकता है। और जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने बिल्कुल अर्ली एज में, ये नहीं कि मैंने 50 की उम्र से ज्यादा होना है तब मैंने कैल्शियम का ख्याल रखना शुरू करना है, इवन यंग लड़कियों को ही शुरू से आदत। तो डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क। अच्छा, अब जब भी आप किसी पेशेंट से पूछें जी आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, जी बस थोड़ा सा दूध लेते हैं, पत्ती डाल के वो पी लेते हैं, ये प्रॉपर नहीं है। अपनी डाइट में दूध का, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रखिए। बहुत अच्छा मक्खन, चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है और लोकली अवेलेबल है। दूध, दही, चीज़, अगर आपको दूध नहीं पिया जा रहा, आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि आपका पेट ख़राब हो जाता है, आप स्मूदीज़ बना सकते हैं, योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्रेश फ्रूट डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर इसको हिस्सा बनाएं अपनी डेली लाइफ में। और जैसे हम बात कर रहे थे कि मीट में फ़िश वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, आजकल पालक और साग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आया हुआ है, तो प्लीज़ हेल्दी ईटिंग की तरफ अपने आप को लेके आएँ। लेकिन यह बात भी आ जाती है कि डाइट से हर दफ़ा हर टाइम पे पूरा नहीं होता, ख़ासतौर पे ऐसी फीमेल्स जो यंग हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, यानी कि प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करा रही हैं बच्चे को, डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिम्टम्स पता हो ताकि आप डॉक्टर से रब्ता कर सकें। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम ये होंगे कि आप बहुत थकावट का शिकार हो रही हैं, आपके मसल्स में दर्द हो रही है, आपने नींद पूरी कर ली, उठ के आप फिर भी थके हुए हैं, आप जोड़ों में दर्द की शिकायत करें, बाज़ लोग कहते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारे नेल्स ख़राब हो रही हैं, स्किन हमारी डल हो रही है। जैसे यंग बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो रहा, समटाइम्स उनका मूड इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स किस चीज के? विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऐसा है। अच्छा, विटामिन डी के इसका मतलब सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन वो जो एक कहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है कि हमें तो अच्छी धूप मिलती है और विटामिन डी जो है वो धूप से आती है, ये सब बातें सही हैं? बिल्कुल सही है जी। तो सीख साहब, 2 सोर्सेज हैं विटामिन डी के, एक सनलाइट और एक डाइट हम प्रॉपर लेते नहीं है क्योंकि हम तो या तो फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर और इन चीज़ों पे चले जाएंगे, और धूप में जाने से हम डरते हैं कि जी हम काले हो जाएंगे या हमें कुछ स्किन एलर्जी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखा जा रहा है यंग लोगों में, खासतौर पे यंग फीमेल्स में, खासतौर पे वो फीमेल्स जो हिजाब वगैरह भी इस्तेमाल करती हैं, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही होती है। और अगर मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि हम इंडोर बैठे रहते हैं, हमारा काम ऐसा है, हम बाहर धूप में नहीं जाते हैं, घर आए आके सो गए टीवी के आगे, मोबाइल के आगे। तो प्लीज़ आप देखें कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, और एम्फेसाइज यहाँ पे इस बात पे है कि खुद से आपने कोई दवाई नहीं लेनी, खुद से जाके कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेने, विटामिन्स नहीं लेने, आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हफ्तों से, कुछ महीने से चल रही है, प्लीज़ एक डॉक्टर से मशवरा करें। अच्छा, और आजकल तो देखें ना सर्दियां हैं, और जो धूप वाला दिन, अगर बारिश वाला दिन है, बादल आए फिर तो अलहदा बात है, लेकिन अगर धूप निकली हुई है तो मुझे याद है हम अपनी जरा सा सर्दियों में ऐसे धूप का सा अभी पहला पैगाम ही आता था तो हमारी नानी कहती थी चलो भाई मंजी चारपाई उठाओ, बाहर सहन में डालो, और पूरा पूरा दिन वो धूप में बैठती थी। वहीं माल्टे भी हैं, वहीं सर में तेल भी लग रहा है, वहीं पे साग भी कट रहा है, सब्जी भी बन रही है, और जब सूरज ढलने को आया तो वो आप आउटडोर से इंडोर। लेकिन इस तरह का लाइफस्टाइल अब बहुत कम हो गया। अगेन आप वाली बात है, हीटर है, हम घरों में बस हीटरों के आगे बैठे हुए। धूप का इस्तेमाल करें, बाहर निकालें, आज चारपाई को जरा बाहर निकालें, देखें इतनी अच्छी धूप अगर आपके इलाके में आज धूप है, उसको एंजॉय करें। सन रेज को अपनी स्किन के जरिए अपने जिस्म के अंदर जाने की इजाजत दें, उसको मौका दें, इसलिए कि जब सन रेज आपकी स्किन पे लगती हैं तो वो नेचुरली आपको विटामिन डी दे रही होती है। कुदरत का निजाम ऐसा है कि आपकी जिल्द जो है उस सन रेज से विटामिन डी लेती है और जिस्म के अंदर खुलियों को फराहम करती है, उनको इस्तेमाल करती है। सो उन सन रेज को सिर्फ माल्टे खाने के लिए एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन कुदरत का निजाम है और हमें
जितना हम नेचर से दूर जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे, कुदरत के निज़ाम से अगेंस्ट जाएंगे, हमें प्रॉब्लम्स होंगी। सो चारपाई, सहन या छत, टेरेस पे, सहन में, छत पे, 3 जगह, चारपाई, माल्टे और सरसों का तेल। आहा, क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है ना जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि खुदा न खास्ता वैसे तो रोमेटोलॉजी के अंदर सर्जरी और सारी चीजें नहीं आती, लेकिन अगर घर में कोई बुजुर्ग गिर जाए और बज़ाहिर पता लग रहा हो कि उनकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, पहला इंस्टेंट रिएक्शन क्या होना चाहिए? कैसे उसको उठाया जाए, कैसे उसको अस्पताल ले जाया जाए कि इंजरी का नुकसान कम से कम? बिल्कुल, देखिए पहले तो हमें एहतियात ये करनी है कि स्लिप या फ्रैक्चर तक बात जाए ना। दूसरा ये आ गया कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर लग रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो कोशिश ये करें कि उसको बहुत ज़्यादा हिलाएं नहीं, उसको सीधा रखें। अगर फॉर एग्जांपल बाजू की हड्डी आ गई तो आप इसको सीधा रख के उसके ऊपर को पट्टी बांध के उस तरह से आप उसको इमरजेंसी में लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि एज अ रूमेटोलॉजिस्ट हम लोग सर्जरी तो नहीं करते हैं, लेकिन हम दवाइयों के ज़रिए जो है वो हड्डी का इलाज करते हैं। तो वंस आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा लिया, आपका फ्रैक्चर बेहतर हो गया, फिर आप एक रोमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं कि रीजन क्या बनी कि आपकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई, कि जरा सा स्लिप हुए, जरा सा कुछ ठोकर लगी। मैंने अक्सर देखा है लोग छोटे स्टूल से ही स्लिप हो गए तो जी एंकल फ्रैक्चर या कुछ हिप फ्रैक्चर कुछ इस तरह हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी हड्डियां वीक हो चुकी होती हैं, बहुत शदीद किस्म की। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे खास तौर पे आप ये समझेंगे ये वेकअप कॉल है कि अब तो फ्रैक्चर भी हो गया, अब तो भी कुछ कर ले हड्डियों के लिए। तो प्लीज एक रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। हम लोग वो डॉक्टर हैं जो बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर छुरियों चाकों के आपकी हड्डियों का इलाज कर सकते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, आपको ऐसी एडवाइजेस दे सकते हैं एक्सरसाइज की फॉर्म में और चीज़ों की फॉर्म में कि आप अपनी हड्डियों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। आजकल चूँकि सर्दियाँ भी आ रही हैं, नी प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों के आ रही हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ आ रहे हैं, तो बहुत से जॉइंट इंजेक्शंस नए ऐसे आ गए हैं जो पेशेंट्स को दे सकते हैं। बिल्कुल, खासतौर पे ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑपरेशन के लिए नहीं जा सकते और घुटने उनके शदीद ख़राब हैं और बेचारे सर्दी में हाय हाय करके वो अपना टाइम गुजार रहे हैं, शदीद तकलीफ में हैं, तो स्पेशल इंजेक्शन है जी, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, घुटने के अंदर हम लगा देते हैं और इन पेशेंट्स की सर्दियाँ अच्छी गुजर जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंजेक्शन का एक खौफ जो होता है कि आय हाय घुटने में इंजेक्शन लगेगा, नहीं, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ, जहाँ 2 महीने गुजरे, सर्दियों के 2 महीने और गुजर जाएंगे, तो दर्द वर्द ज्यादा तो नहीं होती? एक नीडल, एक सुई चुभती है। मैं पेशेंट से ये कहती हूँ कि आप एक सुई चुभेगी और उसके बाद आपके अगले 6 महीने जो है ना एटलीस्ट वो आराम से गुजर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी लोग मिथ्स भी बना देते हैं। पाकिस्तान में ये भी कॉन्सेप्ट है ना, वो फलाने का ये हुआ था तो खराब हो गया था, फलाने का ये हुआ। देखिए हर पेशेंट के साथ ऐसे नहीं होता, हर पेशेंट का रिस्पांस डिफरेंट होता है। अगर 10 पेशेंट को हमने इंजेक्शन लगाया, 7 या 8 पेशेंट्स का रिस्पांस अच्छा होगा, 2 का नहीं भी अच्छा होगा, इट्स पार्ट ऑफ द मेडिसिन। लेकिन इसमें एहतियात ये करनी होती है कि आपका डॉक्टर आप सही चूज करें, आपकी जो टेक्निक होती है, इंजेक्शन जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टेराइल हो, साफ सुथरे माहौल में, बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में लगा हो ताकि इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि अब इंजेक्शन लग गया, अब आपने क्या करना है, कितने दिन रेस्ट करना है, उसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से किया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और पेशेंट वाकई में बहुत खुश होते हैं। और ऐसे में जो आपने अभी